नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। हिस्ट्री सीरीज को हम लोग बारी बारी से कंप्लीट कर रहे हैं। इस सीरीज को आप लोग कंटिन्यू रूप से फॉलो करें। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, इन सारे ही एग्जामों में इस सीरीज से आपको लाभ अवश्य मिलेगी। आज का पहला प्रश्न है, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक तरफ दिया है यहाँ पे ऋग्वैदिक कालीन और दूसरे तरफ दिया है यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब दोनों के बीच एक कंपैरेटिव कह सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करने का हम लोग प्रयास करेंगे ऑप्शन के माध्यम से। पहला ऑप्शन है यहाँ पे ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिर अस्त्राण, इसी को हेलमेट बोला जाता है, इसका प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता था। तो आर्य आपको जैसे कि ध्यान होगा, जो कि बड़े मात्रा में इनके द्वारा यहाँ पे घोड़ों का प्रयोग किया जाता था और उस समय युद्ध वगैरह भी होता था। तो युद्ध के रूप में जैसे कि ये लोग तलवार, तीर, धनुष का प्रयोग करते थे और साथ में इनसे बचने के लिए देखा जाए युद्ध वगैरह में तो कवच का प्रयोग करते थे, सिर अस्त्राण हेलमेट का प्रयोग करते थे, ताकि विपक्षियों से बचा जा सके और अपने बॉडी को सुरक्षित रखा जा सके। इसीलिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगा। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। पहला स्टेटमेंट देखिए बिल्कुल सही है। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी, ताम्र, इसके अलावा आगे चल के उनको लोहे का भी ज्ञान हो गया, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोहा दिया हुआ है और लोहे की खोज अगर देखा जाए तो अमूमन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ही यहाँ पे मानी जाती है। हालांकि उसके पहले हुआ था, लेकिन एग्जाम में इसी को करेक्ट उत्तर माना जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास लोहे की यहाँ पे खोज हुई थी। तो इसीलिए यहाँ पे सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था, गलत हो जाएगा। ताम्र होगा लेकिन लोहा नहीं होगा। खुद सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा एक मजबूत धातु के रूप में यहाँ पे कांसा का निर्माण किया गया था। और कांसा का निर्माण कैसे किया गया था, तो तांबा और टीन का एक निश्चित अनुपात मिला के कांसा का निर्माण किया गया था। तो दूसरा गलत हो जाएगा। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, बिल्कुल करेक्ट है। घोड़ा उनका पालतू पशु बन गया था। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि उत्तर पश्चिम का जो इलाका है, इधर थार डेजर्ट है, ऊपर इधर बहुत अधिक मानसून जाता नहीं है, गर्म इलाका है उत्तर पश्चिम का जो इलाका है। तो यहाँ पे जब धीरे धीरे आर्य लोग बसना शुरू कर गए तो घोड़ों के लिए, खासकर उनका जो घोड़ा था, इन विषम जलवायु में पूरी तरीके से सेट नहीं हो पा रहे थे। उनके लिए जो एक इकोसिस्टम होना चाहिए था वो पूरी तरीके से यहाँ पे डेवलप नहीं हो पा रहा था, जिसके वजह से उनके घोड़ों की यहाँ पे मृत्यु होने लगी। और अंततः आर्यों ने घोड़ा की जगह आगे चल के यहाँ पे देखेंगे तो गाय को अपना पालतू पशु बना लिया। इसीलिए अघन्या वगैरह का आपको ऋग्वेद में जिक्र मिल जाएगा। अघन्या जिसको ना मारा जा सके वैसे पशु के रूप में माना जाता है। अब दूसरा कह रहा है कि जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये प्रश्न को यहाँ पे यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है और यूपीएससी ने इसको बिल्कुल ही करेक्ट माना हुआ है कि सिंधु घाटी के लोग घोड़े को नहीं जानते थे। हालांकि कुछ जगहों पे आपके इसकी हड्डियों के प्रमाण देखने के लिए ज़रूर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम भी यूपीएससी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, चूँकि यूपीएससी ने माना है। इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 1 और 3। ध्यान रखेंगे सी, 1 और 3। मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ भी संकीर्तन होगा, जैसे आज देखा जाए अष्टयाम हो गया, संकीर्तन हो गया, तो वहाँ पे आपको नाच गाना आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। और उसमें जैसे कि गायन हो गया, ढोलक, नृत्य, सारे के सारे चीज़ इसमें शामिल होते ही होते हैं। मणिपुरी संकीर्तन को 2013 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भी शामिल किया गया था। देखा जाए तो यह मुख्य रूप से मणिपुर का आसपास, जैसे कि यहाँ पे त्रिपुरा हो गया,
त्रिपुरा के साथ साथ यहाँ पे असम हो गया, यहाँ पे वैष्णव समुदाय द्वारा प्रचलित है। तो इस्कॉन वगैरह में आप लोग देखते होंगे जिसमें ढोलक गायन बजा के बहुत सारे जो भक्त गौर लोग होते हैं नाचते हैं झूमते हैं, पूरे तरीके से होता है ना, भाव विभोर हो जाना ईश्वर की भक्ति में। तो ये सब चीज़ आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। केवल करताल ही वह एक मात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। अब यहाँ पे मैं बार बार बोलता हूँ, किसी भी एग्ज़ाम में चाहे बीपीएससी हो यूपीएससी हो किसी भी स्टेट पीसीएस में हो, केवल या सिर्फ लगा हो तो अधिकतर केसेज में देखेंगे यहाँ पे तो गलत ही होता है। और यहाँ पे भी दिया है केवल करताल ही एक मात्र वाद्य यंत्र है। ऊपर अभी मैंने बताया कि यहाँ पे करताल के साथ साथ देखेंगे तो गायन हो गया, इसमें ड्रम का भी प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा ड्रम का भी प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है, भगवान कृष्ण के जीवन और कार्यों को बताने के लिए यहाँ पे किया जाता है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1 और 3। इसका भी करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1 और 3 अर्थात बी। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे? अब यहाँ पे 3 नाम दिया हुआ है, जैसे कर्नवालिस है, कर्नवालिस का तो हो जाएगा परमानेंट सेटलमेंट हो जाएगा, स्थायी बंदोबस्त हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। अब यहाँ पे जब एक ही नहीं होगा तो यहाँ पे आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। जब एक नहीं होगा तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ए बी डी, ऐसे यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं इजली। इसका मतलब एक ही ऑप्शन करेक्ट है, वो हो जाएगा सी 2 और 3। तो यहाँ पे हो जाएगा एक अलेक्जेंडर रीड और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे थॉमस मुनरो। माना जाता है कि 1820 ईस्वी में अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त यहाँ पे लागू किया गया था। हालांकि इसको छोटे स्तर पे 1792 में भी यहाँ पे लगाया गया था दक्षिण भारत में, लेकिन एक औपचारिक जो डेटा है ऑफिशियली जो डेटा है 1820 ही माना जाता है। इस प्रणाली को सबसे पहले देखेंगे तो तमिलनाडु में लागू किया गया था और बाद में तमिलनाडु के आसपास का जो एरिया है जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, बरार, पूर्वी पंजाब, कुर्ग और असम के क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया था। असम में छोटा सा क्षेत्र पे यहाँ पे लगाया गया था, चूँकि इन सारे क्षेत्रों में देखेंगे तो अस्थाई बंदोबस्त ही चल रहा था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त की सबसे बड़ी खासियत थी कि इसमें कोई भी यहाँ पे कह सकते हैं कि बिचौलिया नहीं था। जो भी मध्यस्थता होता था जैसे अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार के रूप में मौजूद था, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। अर्थात सरकार और व्यक्तिगत कृषक के बीच कोई मध्यस्थ नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने किसानों से सीधे कर वसूलना शुरू किया था। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम, इसी को ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट भी बोला जाता है, निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, कामगारों की भागीदारी। अब यहाँ पे ध्यान से देखते चलिए, 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? तो उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी ये नहीं होगा। औद्योगिक विवादों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति, ये भी नहीं होगा। व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप, ये भी नहीं होगा। अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़ताल पर रोक। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो भी ये सारे जो 3 स्टेटमेंट देख रहे हैं तो भारतीयों के फेवर में आ रहा है ना, भारतीयों के फेवर में आ रहा है। और उस समय आपको ब्रिटिश भारत में चूँकि अंग्रेज़ों का ही पूरा पूरा कंट्रोल होता था, तो ये सारे जो राइट्स थे मज़दूरों को यहाँ पे दिया नहीं जा रहा था। और यहाँ पे अगर मज़दूर लोग हड़ताल करते, देख पा रहे हैं अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अर्थात करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 1929 के व्यापार विवाद अधिनियम में अधिकरणों की एक प्रणाली और हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने का यहाँ पे प्रावधान किया गया था। और इसी 1929 के व्यापार विवाद अधिनियम का एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मुख्य उद्देश्य था कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और बोर्ड ऑफ
कॉन्सिलेशन की स्थापना के लिए प्रक्रियाओं को निर्धारित करना था। और इसमें व्यापार विवाद अधिनियम ने सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में बिना किसी नोटिस के हड़ताल या तालाबंदी को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया था। कुछ और भी तथ्य आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि 1870 में पहला श्रम संगठन शशिपदा बनर्जी के द्वारा 1870 में वर्किंग मेन क्लब था। इसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी। आगे चल के 1918 में चेन्नई श्रमिक संघ की स्थापना की गई थी बीपी वाडिया के द्वारा। अक्सर मजदूरों से रिलेटेड इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से यहाँ पे पारित किया गया था। देख पा रहे हैं, फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। अब ये तो देखेंगे पूरी तरीके से भारतीयों के फेवर में है और 1881 यहाँ पे दिया हुआ है, जबकि उस समय भारत अच्छा खासा, मतलब कहेंगे ना, एक बहुत अच्छा गुलाम बन चुका था। और वैसे में अंग्रेज लोग भारतीयों को अधिकार क्यों देंगे? तो फिर ये वही वाली बात है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको कॉमन सेंस से भी आपको लागू करना होता है एग्ज़ाम हॉल में। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ को आप पढ़ के ही जा रहे हैं, लेकिन देखना होगा आपको, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे होगा, बिल्कुल सही होगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 1881 का जो कारखाना अधिनियम क्या था, या फिर ये किसके समय आया हुआ था। तो 1881 का जो पहला कारखाना अधिनियम के रूप में भी इसे जाना जाता है, पहला कारखाना अधिनियम के रूप में इसे जाना जाता है। और ये आया था लॉर्ड रिपन के समय में आया हुआ था। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन के समय में ये आया हुआ था। और इसके पीछे उद्देश्य क्या था, क्यों इसको यहाँ पे लाया गया था? तो श्रमिकों की कार्यों की स्थिति में सुधार करना था। खासकर जो भी श्रमिक थे, इनके कार्य अवधि में घंटों को लेके यहाँ पे किया जाना था, जिसमें आराम वगैरह को शामिल किया गया था कि कंटिन्यू 15 घंटे 18 घंटे काम नहीं कराया जाएगा, बीच में आराम का भी प्रावधान दिया गया था। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, बिलो 7 ईयर्स से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर रोक लगा दी गई थी। और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए काम के घंटे की संख्या को सीमित करने के लिए प्रमुख निर्णय लिए गए थे। इसमें यह भी अनिवार्य कर दिया गया था कि जो भी खतरनाक मशीनरी है, हजार्डस जो भी यहाँ पे मशीनरी है, ठीक है, हजार्डस जहाँ पे भी एक्टिविटी हो रही है, वहाँ पे सुरक्षा घेरा यहाँ पे लगाया जाना चाहिए। लेकिन इसमें ट्रेड यूनियन के गठन का कोई उल्लेख नहीं था, तो इसीलिए पहला गलत है। और दूसरा जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल ये करेक्ट है। एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में श्रमिक आंदोलन के आयोजन में अग्रणी थे और उन्होंने कपड़ा मिल मजदूर की कामकाजी परिस्थितियों के लिए और जाति और सांप्रदायिक मुद्दों के लिए भी कार्य किया था। तो इसीलिए यहाँ पे दूसरा करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा बी। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? देखिए, 1927 की जो बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था, भारत सरकार और भारतीय राज्यों के बीच संबंधों को बेहतर बनाना था। तो बहुत आसान सा है यहाँ पे, भारत सरकार एवं, देख पा रहे हैं, करेक्ट उत्तर हो जाएगा भारत सरकार एवं देसी रियासतों के बीच यहाँ पे संबंध यहाँ पे सुधारना था। इसी को यहाँ पे भारतीय राज्यों की समिति के रूप में भी जाना जाता है। बटलर समिति को भारतीय राज्यों की समिति के रूप में भी जाना जाता है। और 1927 में इसको बनाया गया था और इस समिति ने 1929 में अपनी रिपोर्ट भी पेश की थी। इस रिपोर्ट में देखेंगे तो कुछ इम्पोर्टेंट जो सिफारिशें थी। इस समिति ने सलाह दी कि राज्यों के साथ सभी व्यवहारों में वायसराय को ब्रिटिश शासन का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। मैंने देखेंगे तो यहाँ पे
सर्वोच्च प्रणाली के रूप में यहाँ पे, परम सत्ता के रूप में यहाँ पे ब्रिटिश शासन को ही यहाँ पे रखा गया था। और इसमें भी बोला गया था कि राज्यों को उनके समझौते के बिना स्थानांतरित यहाँ पे नहीं किया जाना चाहिए। जो भी चीज़ लागू यहाँ पे करना है तो राज्यों के साथ क्या किया जाए, समझौता किया जाए, कम्युनिकेट किया जाए, कोऑर्डिनेशन किया जाए, तभी उस चीज़ को यहाँ पे लागू किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ब्रिटिश परम सत्ता, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश परम सत्ता सर्वोच्च रहना चाहिए। ब्रिटिश परम सत्ता रियासत का संरक्षण करती है। इस टाइप की एक्टिविटी को इस बटलर कमेटी के अंतर्गत यहाँ पे, ठीक है, कुछ सिफारिशें यहाँ पे रखी गई थी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे कि दिया हुआ है, राधाकांत देव है यहाँ पे, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था। बिल्कुल करेक्ट है, राधाकांत देव। इसकी स्थापना देखा जाए तो 1851 में कलकत्ता में की गई थी और राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष थे। यहाँ पे इसका सचिव भी पूछ सकता है। देखिए, अध्यक्ष और सचिव, सचिव कौन थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर इसके सचिव थे। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगा। दूसरा है यहाँ पे गजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, मद्रास महाजन सभा के संस्थापक। देखिए, मद्रास महाजन सभा का जो स्थापना हुई थी 1884 में यहाँ पे की गई थी। और इसमें जो नाम दिया है यहाँ पे गजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, काफ़ी देख पा रहे कितना डिफिकल्ट है प्रोनाउंसिएशन करना, ये गलत होगा क्योंकि इसकी स्थापना देखेंगे तो एम वी राघाचार्य, वी राघवाचार्य, इसके अलावा और भी नाम है, एस रामास्वामी मुदलियार, इसके अलावा पी आनंद, इनका नाम काफ़ी फेमस है, पी आनंद चेरलू। दो नाम देखेंगे तो बक्सर आपको सुनने के लिए मिल जाएगा, एक तो मुदलियार का और दूसरा यहाँ पे आनंद चेरलू का, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इसकी स्थापना की हुई थी। और इंडियन एसोसिएशन ब्रिटिश भारत में स्थापित पहला स्वीकृत देखा जाए तो राष्ट्रवादी संगठन था। और इस एसोसिएशन के जो उद्देश्य था, जैसे कि लोगों को राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति को मैंने हर तरीके से बढ़ावा देना था ताकि लोग अधिकतर से अधिक जागरूक हो सकें, इनलाइटमेंट यहाँ पे हो सके। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1 और 3, बी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? द्वैध शासन सिद्धांत, द्वैध शासन का मतलब क्या है? यहाँ पे दोहरी शासन प्रणाली, और दोहरी शासन प्रणाली का मतलब ही है यहाँ पे कि एक तरफ यहाँ पे अंग्रेज और दूसरे तरफ यहाँ पे कौन होंगे? भारतीय होंगे। और इसमें एक चीज़ और है कि अंग्रेज उन अधिकारों को, जैसे कि रेवेन्यू हो गया, वित्त हो गया, फाइनेंशियल एक्टिविटी के रूप में आप समझ सकते हैं, जो भी अधिकार होगा अंग्रेज अपने पास रखेंगे, और जो डायरेक्ट फाइनेंशियल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ नहीं है, अर्थात जो जवाबदेहिता का मामला है, उसको भारतीयों को सौंप देंगे। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इसमें देखा जाए तो इसी को बोला जाता है, ठीक है, डायआर्की या फिर द्वैध शासन प्रणाली। 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। हालांकि पहले भी देखा जाए तो प्लासी बक्सर के बाद से यहाँ पे द्वैध शासन तो लगाया ही गया था, लेकिन औपचारिक तौर पे, ऑफिशियली तौर पे यहाँ पे 1919 में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसे इसमें जो नाम मैंने बताया मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जो मोंटेग्यू था भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड खुद उस समय वायसराय था। तो उसी समय देखेंगे तो 1918 में संवैधानिक सुधारों की जो शुरुआत का दौर चल रहा था, तो उसी समय भारत सरकार अधिनियम 1919 या इसी को मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के नाम से यहाँ पे जाना गया। अब इसमें क्या सुधार लाया गया था कि प्रांतीय विधान परिषद को, जो भी यहाँ पे प्रांतों में विधान परिषद है, उसको बड़ा कर दिया गया था। उनके सदस्यों को बहुसंख्या में चुना जाना था। हालांकि यहाँ पे भी जो चुनाव होना था
अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। अप्रत्यक्ष ये नहीं था कि यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स था, वो चीज़ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जब भी देखिए यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स की मैं बात करता हूँ तो भारत आज़ादी के बाद ही देखा जाए तो ठीक है, सबको मिला यहाँ पे। आज़ादी के पहले आपको चीज़ देखने के लिए नहीं मिलेगा, हमेशा ही आपको इनडायरेक्ट वोटिंग राइट्स ही आपको देखने के लिए मिलेगा। द्विशासन प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार दिए गए थे और इसमें मैंने बताया कि इसमें आरक्षित विषय को शामिल किया गया था, जैसे कि वित्त हो गया, कानून हो गया, सीधे ही गवर्नर के या फिर राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया था। वहीं दूसरा जो सब्जेक्ट था जैसे कि हस्तांतरित, जैसे कि शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, तो इन सारे चीज़ों को यहाँ पे विधानमंडल के जरिए जो भी जिम्मेदार मंत्री होते थे उनको सौंपा गया था। अब हस्तांतरित विषयों को चलाने के लिए जो भी रेवेन्यू की यहाँ पे ज़रूरत होती थी वो तो अंग्रेज़ों के कंट्रोल में था आरक्षित विषयों में। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे भी जो कंट्रोल था आरक्षित का पूरी तरीके से देखा जाए तो हस्तांतरित का आरक्षित में कंट्रोल था, अर्थात अंग्रेज़ों का पूरी तरीके से भारतीयों पे कंट्रोल था राजनीतिक गतिविधियों में भी। बोधिसत्व पदमपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ पे है? अजंता में, बदामी में, बाग में और दूसरी तरफ है यहाँ पे एलोरा में। तो अजंता में कुछ महत्वपूर्ण चित्रकारी है जैसे कि आपको जानने के लिए मिलेगा। गौतम बुद्ध के जीवन की जातक कथाओं के दृश्य हो गया, बुद्ध का एक बोधिसत्व के रूप में जन्म, वैसे ही काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है जैसे कि अजंता की गुफाओं में गुफा संख्या 1 में यहाँ पे बुद्ध को त्रिभंगा मुद्रा में विभिन्न बोधिसत्वों की चित्रकारी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा वज्रपाणी। वज्रपाणी किसका मतलब कह सकते हैं कि सिंबॉलिक रूप है, जैसे कि रक्षक, मार्गदर्शक, बुद्ध की शक्ति का प्रतीक के रूप में है। वहीं यहाँ पे एक और यह भी देखने के लिए मिल जाएगा मंजूश्री बुद्ध के ज्ञान की अभिव्यक्ति के रूप में। तीसरा यहाँ पे हो जाएगा पदमपाणि। एक है वज्रपाणी और पदमपाणि, इसमें यहाँ पे बुद्ध की करुणा का प्रतीक के रूप में दिखाया गया है और लोकितेश्वर के रूप में दिखाया गया है। तो ये सारा चीज़ आपको देख पा रहे हैं। बोधिसत्व पदमपाणि जो है ये सब आपको अजंता में गुफा संख्या 1 में देखने के लिए मिल जाएगी। गुफा संख्या 16 बहुत फेमस है अजंता की ही यहाँ पे, जिसमें मरणासन राजकुमारी का बहुत ही शानदार पेंटिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि अभी आप गूगल में सर्च करेंगे तो थोड़ा धुंधला हो गया है, लेकिन अभी भी वो है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ पूरा तरीके से देखा है परंपराएं और दूसरे तरफ यहाँ पे दिया है समुदाय, जो भी कम्युनिटी है। देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब कब कब यहाँ पे किन किन समुदायों के द्वारा कौन कौन परंपरा चलाया गया है वहीं यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे चलिहा साहिब उत्सव, सिंधियों का। किसका है ये? सिंधियों का, बिल्कुल सही है। इसको झूलेलाल के संबंध में सिंधी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। दूसरा है यहाँ पे नंदराज जात यात्रा, गोंडों का दिया हुआ है, गलत हो जाएगा। यह उत्तराखंड में नंदा देवी से संबंधित त्यौहार है। नंदा देवी पहाड़ आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। और जो गोंड दिया है, देखिए गोंड तो उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी नहीं है। गोंड बड़े मात्रा में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में ही यहाँ पे पाए जाते हैं, तो गलत हो जाएगा। तीसरा है यहाँ पे वारी वारकरी दिया है, संथालों का दिया हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। संथालों से संबंध इसका नहीं है। वारकरी का संबंध हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र में देखेंगे तो भक्ति आंदोलन के दौरान ही विष्णु का ही एक रूप है विठोवा भगवान, विठोवा भी इनको यहाँ पे बोला जाता है। पंढरपुर के आसपास देखेंगे विठल भगवान, ठीक है, उन्हीं से संबंधित एक वारकरी संप्रदाय से संबंधित लोग वहाँ पे हुए।
और ये लोग भी देखा जाए तो एक विशेष आदिवासी समूह के त्यौहार के बजाय भक्ति आंदोलन का एक हिस्सा बनते चले गए। तो यहाँ पे यही लोग हैं वारकरी, ठीक है, वारकरी, जो कि विष्णु का एक रूप विठोबा को मानते हैं। संथाल तो नहीं होगा, संथाल जैसे आपको पता है बड़े मात्रा में जो छोटा नागपुर का जो पठार है उन्हीं क्षेत्रों में, ठीक है, पाए गए थे उस समय। आज भी है झारखंड में देखने के लिए बड़े मात्रा में ट्राइब लोग मौजूद हैं। करेक्ट उत्तर हो जाएगा केवल और केवल एक। निम्नलिखित में से कौन से सूर्य मंदिरों के लिए यहाँ पे विख्यात है? सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है, अरसवल्ली है, अमरकंटक है, ओंकारेश्वर है। अब ध्यान रखिएगा कई सारे सूर्य मंदिर है। अब यहाँ पे दिया हुआ है जिस सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात कौन है। जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे अरसवल्ली, ध्यान रखिएगा अरसवल्ली। अरसवल्ली बिल्कुल ही फेमस है सूर्य देव के मंदिरों के लिए। इसी को यहाँ पे सूर्य नारायण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, सूर्य नारायण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, जिसे अरसावल्ली सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह कहाँ है? तो वर्तमान में आपको आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगा और इसको बनवाया गया था, ध्यान रखिएगा, देवेंद्र शर्मा। देवेंद्र शर्मा मंदिर के निर्माता शासक देवेंद्र शर्मा थे, लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास। इस मंदिर की देखिए खासियत क्या है, नाम क्यों पड़ा है सूर्य मंदिर? एंशिएंट एरा में देखेंगे तो वैसे कोई भी नाम रखा नहीं गया है, हर नाम के पीछे कुछ न कुछ लॉजिक जरूर है। जैसे कि मंदिर को इस तरीके से बनाया गया है कि सूर्य का प्रकाश दिन के पहले हिस्से में भगवान के चरणों में ही पड़ता है, सबसे बड़ी इसकी खासियत है। और भी नाम है यहाँ पे, ओंकारेश्वर, ध्यान रखिएगा, सॉरी ये तो अमरकंटक है ना यहाँ पे, और एक है यहाँ पे ओंकारेश्वर। अमरकंटक को हम लोग देख लेते हैं, अमरकंटक मध्य प्रदेश में, और नर्मदा नदी का उद्गम यहीं से होता है। यहाँ पे जो मंदिर है खासकर कुंड आपको देखने के लिए मिल जाएगा, नर्मदा कुंड मंदिर, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भी है। कलचुरी महाराज कर्णदेव के द्वारा इसका निर्माण किया गया था 1041 ईस्वी के आसपास, और कलचुरी काल के प्राचीन मंदिर इसके ठीक पीछे नर्मदा कुंड के दक्षिण में ही स्थित है। तो ये तो दूसरा नहीं होगा। तीसरा है यहाँ पे ओंकारेश्वर, ध्यान रखिएगा, ये भी मध्य प्रदेश में है, खांडवा मध्य प्रदेश। ये भी भगवान शिव को ही यहाँ पे समर्पित है। और अब तक जो भी देखिए ऐतिहासिक प्रमाण मिला है उसके हिसाब से इस मंदिर का निर्माण राजा उदयदित्य के द्वारा, काफ़ी किंवदंती है इसके बारे में, काफ़ी मैथ्स है, ठीक है, डजेंट मैटर क्या है, ठीक है, लेकिन अधिकतर इतिहासकारों का मानना है उदयदित्य के द्वारा यहाँ पे 1063 ईस्वी के आसपास बनाया गया है। ओंकारेश्वर आपको ध्यान होना चाहिए, यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। आप लोग सर्च मारेंगे तो इसके निर्माण को लेके किस शासक के द्वारा निर्माण कराया गया है, कुछ कंट्रोवर्सी है, कुछ काफ़ी कहानियाँ भी देखने के लिए मिलेगी। तो दूसरा और तीसरा नहीं होगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा केवल और केवल एक। सूर्य मंदिर के लिए भी विख्यात है अरसवल्ली अर्थात सूर्य नारायण मंदिर। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। रॉयल इंडियन नेवी में गदर, रॉयल इंडियन नेवी में गदर। दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये तो आसान है लेकिन थोड़ा मैं डिटेलिंग करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सितंबर 1931 के आसपास ही हुआ था। और ये जो घटना है देखेंगे तो काफ़ी गैप है, इजीली आप इसको अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि 3-2-1 हो जाएगा, 3-2-1। भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा यहाँ पे 1942, और रॉयल इंडिया नेवी में गदर ये तो बहुत लास्ट में होगा, 1946 में होगा। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है लेकिन डिटेलिंग थोड़ा हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो सितंबर 1931 में शुरू हुआ था, और गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, जो कि एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था। महिलाओं को लेकर देखिए प्रश्नों को तोड़ मरोड़ के यहाँ पे पूछा जाता है। तो यहाँ पे महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व किया था यहाँ पे सरोजनी नायडू ने,
सरोजिनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। इसमें और भी नाम हैं जैसे कि मदन मोहन मालवीय, घनश्याम दास बिड़ला, मोहम्मद इकबाल, मैसूर के सर मिर्जा इस्माइल दीवान, एस के दत्ता, सर सैयद अली इमाम, ऐसे सारे लोग इसमें मौजूद थे। दूसरा है यहाँ पे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 8 अगस्त 1942 को ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह शुरू हुई थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बम्बई अधिवेशन में इसको यहाँ पे शुरू किया गया था। और इसका जो मूल उद्देश्य था कि भारत पर ब्रिटिश राज्य समाप्त किया जाए। चूँकि जापान बिल्कुल ही देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप के आसपास यहाँ पे आ चुका था, समस्या थी उस समय, इसीलिए गांधी को डिसीजन लेना पड़ा। डू एंड डाई अर्थात करो या मरो का नारा भी दिया गया था। इसके अलावा है यहाँ पे रॉयल इंडियन नेवी में गदर। रॉयल इंडियन नेवी में गदर 18 फरवरी 1946 को गैर कमीशन अधिकारियों और नाविकों के एक वर्ग जो शाही भारतीय नौसेना में सेवारत थे, इन्हीं लोगों के द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ बगावत की गई थी, जिसके कई सारे कारण थे, जैसे कि वेतन, भोजन को लेके, नस्लीय भेदभाव को लेके। तो यहाँ पे इस आंदोलन को यहाँ पे शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस आक्रमणकारी ने उन लोगों को जिम्मी शब्द दिया जिन पर उसने विजय प्राप्त की थी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम अर्थात सिंध पर अरबों की विजय। सिंध पर अरबों की विजय जब मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में लगभग 712 ईस्वी के आसपास यहाँ पे किया गया था, जो उस समय जो सिंध का जो राजा था, अब इसके पीछे मैं नहीं जाऊँगा मतलब कारण क्या था, क्यों मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था, बस इतना आपको ध्यान रखना है। 712 ईस्वी के आसपास जो सिंध का जो राजा था दाहिर को इसने पराजित किया। पराजित होने के बाद उसकी हत्या भी कर दी गई थी। और इसकी जो राजधानी थी अरोड़, इस अरोड़ पे पूरा मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे कंट्रोल कर लिया था। तो कासिम ने मुल्तान में अपने नियंत्रण के तहत अपने क्षेत्र का विस्तार किया। और मोहम्मद बिन कासिम, देखिए, ये भी तो किसी न किसी का आदमी ही होगा। तो यह उस समय जो उम्मयद वंश था, उम्मयद वंश का जो कह सकते हैं कि जो खलीफा था, उसी का ये सेनापति हुआ करता था मोहम्मद बिन कासिम। अब अरोड़ पे मोहम्मद बिन कासिम ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। और अरोड़ पे कंट्रोल करने के बाद से वहाँ के लोगों को जिम्मी, ध्यान रखिएगा, जिम्मी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे संरक्षित प्रजा का यहाँ पे दर्जा दिया गया था। अब इसमें जो भी संरक्षित प्रजा थी, अर्थात लोगों के जीवन या संपत्ति के साथ कोई दखल अंदाजी नहीं की गई थी। खलीफा ने जल्द ही आगे चल के मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया था। हालांकि सिंध अरब शासन के अधीन रहा और पश्चिम भारत में प्रतिहार राजशाही की उपस्थिति ने मुसलमानों को भारत में अपने शासन को आगे बढ़ाने से भी देखेंगे तो रोका। हालांकि फिर पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हुआ। आगे चल के देखेंगे तो महमूद गजनवी हो गया, मोहम्मद गोरी हो गया, सबके नेतृत्व में तो लोग आया। और भी नाम है, जैसे कि मोहम्मद गोरी की हम लोग बात कर ले। मोहम्मद गोरी 1191 के आसपास तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज द्वारा उसे पराजित किया गया। भटिंडा को पुनः प्राप्त किया गया। हालांकि तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 ईस्वी के आसपास पृथ्वीराज के अधीन राजपूत शासकों की सम्मिलित सेना यहाँ पे पराजित हो चुकी थी। और भी नाम है, महमूद गजनबी 1001 ईस्वी के आसपास देखा जाए तो पेशावर के युद्ध में काबुल शाहियों के राजा जयपाल की सेना को हराया था। तुर्की गजनबी वंश का संस्थापक यही था और उत्तर भारत के क्षेत्रों में कई बार इसने आक्रमण भी किया। एक और नाम है यहाँ पे देख पा रहे हैं, मोहम्मद बिन रंगीला है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको मैं रहने देता हूँ। प्राचीन भारत में शब्द स्वर्ण रूप का उल्लेख क्या है? स्वर्ण रूप, ऑप्शन से देख के आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। स्वर्ण रूप, देखिए, नृत्य रूप नहीं होगा,
आहत सिक्का इसका करेक्ट उत्तर होगा। मंदिर की मूर्ति गलत है, साहित्यिक रचना गलत है। अभी सारी जो शब्दावली आपको देखने के लिए मिल जाएगा मौर्य काल में। मौर्य काल में देखिए जो आहत जो सिक्का जो चलाया जा रहा था, जिसमें देखा जाए तो जो भी ढाला जाता था उसमें कोई मतलब अक्षर लेटर वगैरह नहीं था, उसमें कई प्रकार के प्रतीक हुआ करते थे, जैसे कि सूर्य और छह भुजाओं वाला पहिया, इसी प्रकार का यहाँ पे प्रतीक लगाया जाता था। कैसे बनाया जाता था, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में आहत सिक्के के ढलने का पूरा पूरा विस्तृत वर्णन भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसी समय देखेंगे तो स्वर्ण रूप चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जारी किया गया एक सोने का सिक्का था। हालांकि सोने के सिक्का बृहद रूप में देखा जाए तो विम कटफिशिस के द्वारा आगे चल लाया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ न कुछ एविडेंस या फिर साक्ष्य जो भी कह लें आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, और एग्ज़ाम यहीं पे अटैक भी करता है। उस समय देखेंगे तो रुपया रूप जैसे चांदी, स्वर्ण रूप सोना, ताम्र रूप तांबा, सीसा रूप, ठीक है, सीसा जैसे सिक्कों का उल्लेख का भी वर्णन मिलता है चाणक्य के अर्थशास्त्र में। तो आपको सारी चीज़ों को ध्यान रखना होगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान गठित स्वदेश बांधव समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी स्थापना अश्विन कुमार दत्त ने की थी। स्वदेश बांधव समिति बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। इसकी स्थापना अश्विन कुमार दत्त के द्वारा यहाँ पे की गई थी। इसने मध्यस्थता समिति के माध्यम से कई विवादों का निपटारा भी किया हुआ था। ये भी बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट है। अब इस समितियों का जो इंटरेस्टिंग जो काम होता था, समितियों ने जादुई लालटेन व्याख्या और स्वदेशी गीतों के माध्यम से स्वदेशी संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाया हुआ था। मतलब ज़मीनी स्तर से या फिर गाँव से जुड़ी जो भी इनकी एक्टिविटी होती थी, इतना पसंद आई कि तेज़ी से देखेंगे तो ये लोगों तक फैल रहा था। और लोगों तक फैलने का मतलब कि इस समिति में जो भी सदस्य लोग होते थे वे जाके अंग्रेज़ों की, ठीक है, जो भी शोषणकारी नीति थी उसको बताते थे, जो भी समस्या थी उसको उठाते थे। लोगों के बीच कोई समस्या होती थी उसको ये रिजॉल्व करने का प्रयास करते थे। इसमें देखेंगे तो स्वदेशी शिल्प, मध्यस्थता अदालत, स्कूल में प्रशिक्षण का आयोजन, शारीरिक और नैतिक प्रशिक्षण, अकाल एवं महामारी के दौरान सामाजिक कार्य, जितना भी सोशल एक्टिविटी वाला काम था, एजुकेशनल एक्टिविटी वाला काम था, इनलाइटमेंट वाला काम था, सब ये स्वदेश बांधव समिति करता था। अब यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए, ब्रिटिश अधिकारी वर्ग आम तौर पर उनकी गतिविधियों से चिंतित नहीं थे। अब देखिए क्या ये सही हो पाएगा? जब इस तरह की एक्टिविटी यहाँ पे बन रही है, एक यूनिफिकेशन जब हो रहा है, और सी कह रहा है कि ब्रिटिश अधिकारी वर्ग आमतौर पर उनकी गतिविधियों से चिंतित नहीं थे, बिल्कुल ही चिंतित थे, उनकी बढ़ती लोकप्रियता से चिंतित थे। तो सी यहाँ पे क्या होगा? गलत हो जाएगा। और यही पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यह क्षेत्र के मुस्लिम किसानों के बीच मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर जनसमूह उत्पन्न करने में सक्षम था। ये भी बिल्कुल सही है। इस समिति की गतिविधियों के माध्यम से खासकर मुख्य रूप से मुस्लिम किसानों के बीच एक अद्वितीय जनसमूह उत्पन्न करने में सक्षम हुआ था। कम्युनिकेशन बन गया था ना यहाँ पे, तो ये भी सही है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। भारत छोड़ो आंदोलन के हिस्से के रूप में प्रांतों में बनी समानांतर सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही होगा? पहला दिया हुआ है पे बलिया में कौन है यहाँ पे? चित्तू पांडे। बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब ये शुरू यहाँ पे हुआ था तो गांधी ने खुद यहाँ पे बोल दिया था कि ठीक है, हम बोलते हैं ना हमारे, अपना दीपक स्वयं बनो, अपना आंदोलन का नेतृत्व खुद करो यहाँ पे। और इसी दौरान अनेक स्थानों पर समानांतर सरकारें यहाँ पे स्थापित की गई थी। जैसे कि बलिया में देखेंगे अगस्त 1942 में ही एक सप्ताह के लिए चित्तू पांडे के अधीन यहाँ पे समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। और इस दौरान इन्होंने खुद का, ठीक है, वहाँ का कह सकते हैं कि डीएम घोषित कर दिया। कई कांग्रेस नेताओं को रिहा भी करवाया था। तो पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है यहाँ पे तमलुक है, यहाँ पे प्रति सरकार यहाँ पे दिया हुआ है।
तो प्रति सरकार नहीं होगा, तमलुक में देखेंगे यहाँ पे तो जातीय सरकार की स्थापना की गई थी, मिदनापुर में यहाँ पे की गई थी। दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक किया गया था। और इस जातीय सरकार ने चक्रवात राहत कार्य किया, विद्यालयों को स्वीकृत अनुदान प्रदान किया, अमीरों से गरीबों की जो भी धन धान्य की आपूर्ति किया, सब एक्टिविटी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो दूसरा नहीं होगा। तीसरा है यहाँ पे सतारा। सतारा दिया हुआ है यहाँ पे जातीय सरकार, जबकि सतारा में जातीय सरकार नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा प्रति सरकार। प्रति सरकार 1943 से लेके 1945 के बीच किया गया था। और इसमें वाई.बी. चौहान, नाना पाटिल सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे। और इनका जो कार्य करने का तरीका था, जैसे कि ग्राम पुस्तकालय और न्यायदान मंडल आयोजित किया गया, गांधी विवाह आयोजित किया गया, और समाज में जितने भी लोग थे, जैसे कि व्यवसायी, छात्र, साधारण ग्रामीण, जो भी कर्मचारी लोग थे, जैसे कि पायलट हो गया, ट्रेन चालक हो गया, पुलिस वाले लोग थे, सारे लोगों ने देखा जाए यहाँ पे, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन बनाने का प्रयास किया गया, सहभागिता के रूप में चलाने का प्रयास किया। सबका एक अलग अलग ड्यूटी यहाँ पे दिया गया था, सब लोग यहाँ पे काम कर रहे थे। इसके अलावा है यहाँ पे तालचर दिया हुआ है, उड़ीसा का क्षेत्र है, यहाँ पे भी समानांतर सरकार का गठन किया गया था लक्ष्मण नायक के अधीन। तो चौथा करेक्ट है, पहला करेक्ट है। पूछ रहा है यहाँ पे कि कितने जोड़े सही सुमेलित हैं, तो केवल 2 जोड़े सही सुमेलित होगा। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बी। भारत के इतिहास के संदर्भ में विनियुक्तक और उपरिक्त शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? व्यापारिक संघ, भूमि माप, राजस्व अधिकारी, राजनीतिक संघ। देखिए, इसका जो प्रयोग किया जाता है, राजस्व अधिकारियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये किस वंश से संबंधित है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे गुप्त वंश से। गुप्त वंश के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे तो लगभग मौर्य साम्राज्य के यहाँ पे समान थी। जिस प्रकार मौर्य साम्राज्य में एक बड़ा साम्राज्य विकसित हुआ, खासकर अशोक के समय, वैसे ही देखेंगे तो गुप्तों के समय भी था। समुद्रगुप्त के नेतृत्व में या फिर चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के नेतृत्व में, तो बहुत सारे उसमें अधिकारी वगैरह हुआ करते थे, उनका नाम बार बार यहाँ पे पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है विनियुक्तक और उपरिक्त, राजस्व अधिकारी के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता था उस समय। और राजस्व का देखेंगे तो लगभग 18 स्रोत बताया गया है गुप्त काल में, जिसमें देखा जाए तो भू राजस्व सबसे प्रमुख स्रोत था। और भू राजस्व की जो दर थी उपज का 1/6। आपको जनरली कुछ नहीं पता, अगर बिल्कुल आप श्योर नहीं है तो ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको 1/6 लगाना है, क्योंकि अधिकतर राजवंशों के दौरान, कालखंडों के दौरान 1/6 ही यहाँ पे उपज का लिया जाता था रेवेन्यू के रूप में। इसके अलावा भूमि पुनर्मूल्यांकन आय का महत्वपूर्ण स्रोत था। और जो भी रेवेन्यू देखेंगे कलेक्ट होता था तो उसका बड़ा जो भाग था लोक कल्याण पर व्यय किया जाता था, जैसे आज भी होता है। निम्नलिखित में से किसे तैमूर ने मुल्तान का शासक नियुक्त किया था? तुगलक वंश के पतन के बाद उसने दिल्ली पर भी अधिकृत कर लिया और सैयद वंश की यहाँ पे नींव रखी थी। देखिए, सैयद वंश की यहाँ पे बात की जा रही है, तैमूर की बात की जा रही है। तो तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? 1398 के आसपास दिल्ली की सेना को इसने पराजित किया हुआ था। और पराजित करने के बाद तैमूर ने खिज्र खान को मुल्तान का शासक नियुक्त किया था। और खिज्र खान ने सुल्तान दौलत खान को हराया और दिल्ली पर इसने आगे करके कब्जा कर लिया। और यहीं से देखेंगे तो खिज्र खान के द्वारा सैयद वंश की स्थापना की थी। और उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, लेकिन खिज्र खान के द्वारा राया ताला की उपाधि धारण की गई थी। तो इतना सफिशियंट है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ये खिज्र खान।